नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोर्ट्स में अक्सर नए वकीलों को लगता है कि बहस यानी आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए भारी भरकम जजमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन असलियत यह है कि देश के सबसे सीनियर एडवोकेट्स भी हमेशा अपनी बहस की शुरुआत बेयर एक्ट यानी कि मूल कानून के शब्दों से करते हैं। जजमेंट तो सिर्फ एक जरिया होता है कोर्ट का नजरिया बनाने का, लेकिन बेयर एक्ट जो खुद कानून है, स्टेच्यूट है। अगर आप बेयर एक्ट की भाषा को सही तरीके से पढ़ना और इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी दलीलें इतने अकाट्य यानी अनअसेसेबल हो जाएंगी कि सामने वाला वकील चाहकर भी उन्हें हिला नहीं पाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी कला को समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। नाम क्या है कला का? बेयर एक्ट से कैसे तैयार करना है अपना आर्ग्यूमेंट जो कोर्ट में आपके केस को एस्टैब्लिश कर देगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेयर एक्ट से आर्ग्यूमेंट्स बनाने के पहले आपको एक सेक्शन के अंदर छिपे कुछ टेक्निक्स को और एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना होगा। मार्जिनल नोट्स और हेडिंग, सेक्शन के ऊपर लिखी हेडिंग जो यह बताती है कि यह धारा किस बारे में है। ऑपरेटिंग वर्ड्स, वे शब्द जो कोर्ट की शक्ति या किसी की जिम्मेदारी को तय करते हैं, जैसे शैल या मे। फिर प्रोवाइजो, जिसे आप हिंदी में परंतु कहते हो, जो मुख्य सेक्शन के नियम में कोई अपवाद, एक्सेप्शन या शर्त जोड़ देता है। यह आमतौर पर प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन, जो सेक्शन में इस्तेमाल किए गए किसी खास शब्द का दायरा स्पष्ट करता है या तय करता है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं आपको कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। स्टेप 1, ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स। धारा के तत्वों को अलग अलग कीजिए। किसी भी सेक्शन को पूरा एक साथ पढ़ने के बजाय उसे छोटे इंग्रेडिएंट्स यानी आवश्यक तत्वों में तोड़ लीजिए। आपकी दलील तभी बनेगी जब आप कोर्ट को दिखाएंगे कि आपके केस में ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएनएस में चोरी के बारे में बात करेंगे तो चोरी के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंट होना चाहिए। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा, विदाउट कंसेंट यानी सहमति के बिना प्रॉपर्टी को हटाया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में रही हो यानी प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड आउट ऑफ पोजीशन। अब दलील कैसे बना सकते हैं आप? अगर आपके क्लाइंट ने संपत्ति को केवल अपनी कस्टडी में रखा था लेकिन वहां से हटाया नहीं था, तो आप बेयर एक्ट के शब्द मूविंग को पकड़कर दलील तैयार कर सकते हैं कि चोरी के अपराध में ऑफेंस ऑफ थेफ्ट पूरा ही नहीं हुआ है बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन मूव्ड। स्टेप 2 में लिए चलता हूं, मास्टर द लिटरल इंटरप्रिटेशन। शाब्दिक व्याख्या का उपयोग कीजिए। दलील देते समय कोर्ट को बेयर एक्ट की सटीक भाषा पर ले जाइए। इसे लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। शैल वर्सेस मे, अगर सेक्शन में शैल लिखा है तो कोर्ट को वो काम करना ही होगा, मैंडेटरी है। लेकिन मे लिखा है तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन यानी विवेक पर निर्भर करता है। अब दलील कैसे बनाएंगे? आप कह सकते हैं, योर ऑनर, द स्टेच्यूट यूजेस द वर्ड शैल इन सेक्शन 167(2) of CRPC, therefore granting default bail is mandatory. The court has no discretion to refuse it. Step 3, weaponize the proviso. अपवादों को हथियार बनाएं। अक्सर विपक्षी वकील सिर्फ मुख्य सेक्शन को पकड़कर उसको पढ़कर अपनी दलील खत्म कर देते हैं। आपका काम है उसके ठीक नीचे दिए गए प्रोवाइजो को ढूंढना। प्रोवाइजो मुख्य नियम को सीमित कर देता है या उसकी काट पेश कर देता है। दलील कैसे बना सकते हैं? अगर मुख्य सेक्शन कहता है कि किसी काम को करने की सीमा 30 दिन है और उसके प्रोवाइजो में लिखा है कि सही रीजन बता देने पर कोर्ट 15 दिन और दे सकता है, तो आप देरी को माफ यानी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कराने के लिए सीधे उस प्रोवाइजो का हवाला देकर अपनी दलील खड़ी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में लिए चलता हूं, यूज नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉजेस। सर्वोपरि धाराओं का लाभ उठाना चाहिए। अगर किसी सेक्शन की शुरुआत नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, किसी भी बात के होते हुए ऐसा शुरू हो रहा है या ऐसी कोई बात उसमें लिख दी गई है, जिसे कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ये कानून का सुपरमैन होता है। इसका मतलब है कि इसके रास्ते में आने वाला कोई भी दूसरा कानून या सेक्शन फीका पड़ जाने वाला है। दलील कैसे बना सकते हैं? यदि आप कोर्ट को यह दिखा देते हैं कि आपका जो सेक्शन है, जो धारा है, वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, तो विपक्षी वकील द्वारा पेश किया गया कोई भी सामान्य नियम या पुराना जजमेंट आपके केस पर असर नहीं डाल पाएगा। स्टेप नंबर 5, रीड द स्टेच्यूट एज अ होल। कानून को समग्रता से पढ़ना होगा। एक अच्छी दलील कभी भी एक अकेले सेक्शन पर नहीं टिकती। इसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या कहा जाता है।
अपने सेक्शन को उस कानून के अन्य सेक्शंस, डेफिनेशन क्लॉज और कानून के प्रियम्बल यानी उद्देशिका से जोड़कर पढ़िए। यह कोर्ट को दिखाता है कि आपकी दलील कानून के मूल उद्देश्य यानी लेजिस्लेटिव इंटेंट के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ और प्रो टिप्स आपको दे दूं। कोर्ट रूम में बहस के दौरान हमेशा जज साहब से कहें, काइंडली हैव अ लुक एट पेज नंबर दिस ऑफ द कंपाइलेशन, सेक्शन वाई ऑफ द एक्ट। उन्हें खुद बेयर एक्ट के शब्दों को देखने दीजिए। द एंड वर्सेस और ट्रैप पर ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि तत्वों के बीच एंड लिखा है या और लिखा है। एंड का मतलब है सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए, और का मतलब है कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए तो काम चल जाएगा। जजमेंट्स बदलते रहते हैं, नए जजों के आने से उनकी व्याख्या बदलती रहती है, लेकिन बेयर एक्ट जब तक अमेंड न हो तब तक वही अंतिम कानून रहता है। इसीलिए लीगल रिसर्च की शुरुआत और अंत हमेशा बेयर एक्ट से करिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि बेयर एक्ट की कुछ बारीकियों को मैं आपको आज के वीडियो में समझाने में सफल हुआ होऊंगा। अगर आप कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कोई लाभ जीवन में लिखा हो तो भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट और आपको मिलने वाली सफलता ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हमें लगता है कि हाँ, हम सही काम कर रहे हैं और लोगों को जो जानकारी चाहिए वो उन तक पहुंचा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।